हेलो। मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज की हमारी 19th एपिसोड वीडियो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज के बारे में और ये पार्ट 7 वीडियो है। डायबिटीज के वजह से खून की नलियों में ब्लॉकेज होने वाली बीमारी बहुत कॉमन है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमें ये जानना होगा कि 3 टाइप की खून की नलियां हैं जहां ब्लॉकेज होने के चांसेस काफी होते हैं। उसके वजह से 3 टाइप की बीमारियां होती हैं। पहली, कैड। कैड मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कि हार्ट की खून की नलियों में अगर ब्लॉकेज होगा तो हम उसको कैड या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। दूसरा, पैड, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, मतलब अगर हमारे हार्ट के अलावा पैरों की, हाथों की खून की नलियों में अगर ब्लॉकेज होता है तो उसको हम पैड बोलते हैं। और तीसरा, सीबीए, मतलब सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब कि अगर हमारे ब्रेन की खून की नलियों में अगर ब्लड क्लॉट होता है और उसके वजह से हमको प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग सीबीए या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। आज हम कैड मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट के ब्लॉकेज की बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअली हार्ट ब्लॉकेज डॉक्टर्स के लिए एक अलग टर्म है, उसका एक अलग मतलब होता है, लेकिन हम जनरल पब्लिक के लिए हार्ट की खून की नलियों में होने वाले ब्लॉकेज को हार्ट ब्लॉकेज नाम से बोलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में 3 फैक्ट्स बताना चाहूंगा। पहला फैक्ट कि डायबिटीज पेशेंट में हार्ट ब्लॉकेज होने की जो क्षमता होती है वो नॉन डायबिटिक पेशेंट से 4 गुना ज्यादा होती है, जिसके वजह से पेशेंट को सिम्टम्स या तकलीफ हो सकती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट में सभी लोगों का क्लियर करना चाहूंगा कि एक जांच होती है हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज कितना है उसको जानने के लिए, जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। तो अधिकतर पेशेंट्स के मन में एक शंका होती है या उनको एक जानकारी है कि आजकल तो जिनका देखे उनका एंजियोग्राफी किया जा रहा है, जिसमें 40 से 50% ब्लॉकेज तो नॉर्मली सबको मिल जाता है, तो इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। ये भी फैक्ट है कि अधिकतर लोगों में आजकल कुछ परसेंट ऑफ ब्लॉकेज मिल जाता है बिकॉज वो एज ओल्ड हो रहे हैं, उम्र की वजह से। लेकिन हम सिर्फ उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर हार्ट के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होने से कुछ सिम्टम्स या उनको हार्ट अटैक हो चुका है या होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये जानना है कि हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज सिर्फ शुगर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो ऐसा नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक मतलब बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में भी हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो भी आपके हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, भारतीयों में या एशियंस जो होते हैं उनकी जेनेटिक मेकअप ऐसी है कि उनकी कम उम्र में 30 से 35 साल की उम्र में ही हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज के समय कम उम्र की काफ़ी हार्ट अटैक की वजह से मौतें या सिम्टम्स मिल रहे हैं जिनकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करके या उनकी बाईपास तक करनी पड़ जा रही है। और भारतीयों में ये भी देखा गया है कि एक से ज़्यादा खून की नलियों में ब्लॉकेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक खून की नली में ज़्यादा ब्लॉकेज मिल गया और उसका ट्रीटमेंट लेना, लेकिन ज्यादा डिफ्यूज डिजीज मतलब ज्यादा खून की नलियां एक साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर साहब ये हार्ट ब्लॉकेज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती कैसे है? अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज या खून की नलियों के ब्लॉकेज के बारे में जानना है तो आपको एक चीज के बारे में जरूर जानना होगा जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हार्ट की या कोई भी बॉडी की ब्लड वेसल्स जिसमें खून की नलियों में अगर ब्लॉकेज होता है तो यही प्रोसेस की वजह से होता है जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझना है तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि हमारे शरीर में कुछ बैड केमिकल्स या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी खून की नलियों में जाकर जम जाते हैं और धीरे 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 वो ब्लॉकेज करते हैं। इसको आपको इस तरीके से समझना है जैसे हमारे घर में पानी आता है तो पानी की नल अगर मेन टैंक से अगर कनेक्टेड है और उसमें अगर कुछ आयरन जम जाए या कुछ कचरा जम जाए तो पानी हमारे पास ठीक से नहीं आएगा। उसी तरीके से हार्ट को खुद ठीक से काम करने के लिए हार्ट का ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए, मतलब हार्ट को खुद न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ठीक से ब्लड सप्लाई के थ्रू। तो अगर हार्ट के खून की नलियां जो हैं उसमें खुद अगर ब्लॉकेज होगा एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस की वजह से, तो उसके वजह से हार्ट को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और हार्ट अपना खुद से ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमको कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं या हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर साहब ये कौन कौन से कारण से हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज होता है? 5 कारण हमेशा ध्यान रखिए, इन 5 कारणों की वजह से ही हार्ट की खून की नलियों में या ब्लॉकेज होता है या हार्ट अटैक होता है। पहला, डायबिटीज की बीमारी, चाहे वो बॉर्डर लाइन हो या हाई शुगर हो बहुत ज्यादा, उसके वजह से हार्ट में ब्लॉकेज होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में बहुत टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसमें से एक बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर हाई होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये दोनों हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज बढ़ाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरी, हाई ब्लड प्रेशर। चौथी, अगर आप एक स्मोकर हैं। और पांचवी, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपके फैमिली में
जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि बहुत सारे लोग हार्ट के ब्लॉकेज से बीमारी से जूझ रहे हैं या काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि आपको हार्ट का ब्लॉकेज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर साहब लेकिन ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ही क्यों हार्ट में ब्लॉकेज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, इसके 5 कारण होते हैं। पहली कि डायबिटीज़ एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से शरीर में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके वजह से खून की नलियों के अंदर ब्लॉकेज होने का क्षमता बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, डायबिटीज़ अगर खुद भी कंट्रोल नहीं है, मतलब शुगर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा जब शुगर होती है तो वो हमारे शरीर में एक ऐसे प्रोसेस बना देती है जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड नाम का एक बैड केमिकल है वो बढ़ जाता है, और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल उसके वजह से बढ़ जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम हो जाए। इन वजहों से एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब खून की नलियों में ब्लॉकेज होने का या फिर कोलेस्ट्रॉल जमने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है। तीसरी चीज़, मतलब डायबिटीज़ अगर हमें है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हमेशा शरीर में एक केमिकल इम्बैलेंस मतलब एक इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चलते रहती है, जिसके वजह से खून की नलियों में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट में ये देखा गया है कि उनके शरीर में खून क्लॉट हो जाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रहती है। नॉर्मल पेशेंट्स को अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट से कंपेयर करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट में खून ज़्यादा जल्दी क्लॉट होने की क्षमता होती है, जो कि ब्लड वेसल में अगर खून की नलियों में क्लॉट हो, वो भी हार्ट की ब्लड वेसल में, तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। पांचवी चीज़, जैसे कि आप जानते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता है, और दोनों चीज़ मिलकर खून की नलियों में ब्लॉकेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट अटैक का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन 5 कारणों की वजह से ही डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट के अटैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्टर साहब ये हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज हो रहा है कि नहीं, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको स्क्रीनिंग करनी होगी। स्क्रीनिंग का मतलब कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं जिसमें CAD रिस्क कैलकुलेटर होता है, ASCVD रिस्क कैलकुलेटर होता है। ये हमको बताता है कितना ज़्यादा चांस है कि हमको हार्ट अटैक हो सकता है अगले 10 सालों में। उस कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करके हम अपने जान सकते हैं कि हमको हार्ट अटैक होने का रिस्क कितना ज़्यादा है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ अचानक से बहुत कम पेशेंट्स में होती है, मतलब अचानक से पेशेंट एकदम ठीक है और अचानक से हार्ट अटैक हो जाए, ये इतना कॉमन नहीं होता है। ये कम पेशेंट्स में होता है, बहुत चंद पेशेंट में होता है। अधिकतर पेशेंट्स में शरीर कुछ ना कुछ सिम्टम देगा। इन 6 सिम्टम्स में से कुछ ना कुछ पेशेंट को होगा। कम चलने के बाद हफनाहट हो जाना, थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत थक जाना, सीना धक धक करना बहुत ज़्यादा, अचानक से सीने में दर्द होना या काम करते समय सीने में दर्द होना जिसको हम अंजाइना बोलते हैं, पेशेंट का अचानक से आंखों के सामने अंधकार होकर चक्कर आ जाना, या फिर बहुत ज्यादा पैर फूल जाना। इस टाइप का कुछ ना कुछ सिम्टम आप पेशेंट को होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन में हार्ट अटैक हो जाए। तो इन सिम्टम्स को समझना, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उस पर ध्यान देना, पता करना कि क्या ये हार्ट की वजह से ही हो रहा है कि नहीं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। और अगर ये वो डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ ये उसकी वजह से ही हो रहा है, तो उसका सही जांच करके उसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है। और अगर सिम्टम्स नहीं है तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप का एकदम क्लोजली ख्याल रखिए। तीसरी बात, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है तो आप कुछ दवाइयां होती है जो फर्दर और हार्ट अटैक होने के चांस को कम करती है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और उसको लीजिए। चौथी बात, हमारे पास आज के समय डायबिटीज की कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो शुगर तो कंट्रोल करती है, साथ ही साथ हार्ट अटैक होने के रिस्क को भी कम करती है। अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और वो दवाइयों को चालू करिए। पांचवी चीज, आप ECG या ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, और अगर वो रिपोर्ट्स ठीक है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर साहब ये खून पतला करने की दवा से क्या हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो जाता है? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसका एक सरल शब्दों में मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि काफी स्टडीज थी, ये बोल रही थी कि कोई भी पेशेंट डायबिटीज है, उसको मान लिया जाए कि उसको हार्ट की बीमारी तो होगी होगी, और वो बोलते थे कि 50 साल की उम्र के बाद खून पतला करने की एक दवा होती है इकोस्प्रिन या एस्पिरिन 75, वो चालू कर दिया जाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क, तो पहले ये स्टडीज ये बोल रही थी कि सब पेशेंट्स को 50 के ऊपर दे दिया जाए ताकि उनका हार्ट अटैक का रिस्क काफी कम हो जाए। लेकिन जब हम खून पतला करने की दवा देते हैं, हम लोग एक रिस्क बेनिफिट कैलकुलेट करके देना चाहते हैं, क्योंकि खून पतला करने की दवा दे रहे हैं, उससे ब्लीडिंग होने का भी रिस्क है, ब्लीडिंग होकर डेथ होने का भी रिस्क होता है, या बीमारी बढ़ने का रिस्क होता है। तो अभी लेटेस्ट स्टडीज ये बता रही हैं कि कोई भी पेशेंट जो डायबिटिक है, जरूरी नहीं है कि उनको खून पतला करने की दवा तुरंत चालू कर दिया जाए। उनमें पेशेंट को हमको कैटेगराइज करना है। अगर कोई पेशेंट हाई रिस्क कैंडिडेट है या मॉडरेटली हाई रिस्क कैंडिडेट है, जिसमें हमको सब कैरेक्टर पता चल रहा है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसको कुछ समय बाद या सिम्टम्स के हिसाब से कि इनको हार्ट अटैक होने का या हार्ट में खून की नलियों में ब्लॉकेज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन डॉक्टर से डिस्कस करके इस चीज़ को हम लोग पेशेंट से डिस्कस करते हैं। हम लोग पेशेंट के साथ चर्चा करते हैं कि आपको ये दवा चालू कर रहे हैं, ये ख्याल रखना है, और फिर हम वो दवा चालू करते हैं। और जैसे कि मैं आप सबसे कहता हूँ कि हम सबको मिलकर साथ चल के आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग राइट नॉलेज पेशेंट्स के पास पहुंचाए, जिससे उनको फ़ायदा हो, उनकी ट्रीटमेंट किफ़ायती हो, और उनके परिवार का सब लोग ख्याल रख सके। और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। काइंडली अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है तो आप ये शेयर करिए,
लोगों को बोलिए कि ये वीडियोस को देखें। आप व्हाट्सएप हैंडल या कुछ दूसरे सोशल हैंडल्स पे इसको शेयर करिए और सही जगह पहुंचाइए। थैंक यू।